अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त गोट लाइव फिल्म के बड़े चर्चे हैं, जिसमें सऊदी अरब में मौजूद कफालत के निज़ाम को या कफील के निज़ाम को एक्सपोज किया गया है और पाकिस्तान और इंडिया के लोग ख़ास तौर पे जो कि इन ममालिक में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं बात करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम पाकिस्तानी और इंडियन इसके ऊपर खुश होते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि चलें किसी ना किसी ने इस मामले के ऊपर बात की, क्योंकि सऊदी अरब में इस तरह के मामला अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। लेकिन साथ में आपको यह भी बताता चलूं कि सऊदी अरब में इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जा रही है। सऊदी लोग जो हैं या सऊदी कफील जो हैं वो इस हवाले से बड़ा बुरा मना रहे हैं और अब सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की वीडियोस भी आ रही हैं जिसमें सऊदी कफील या सऊदी लोग जो हैं वो खारजियों के साथ अच्छे सलूक की कहानियां सुनाते हुए भी नजर आ रहे हैं और वीडियोस भी इस तरह की मंजर आम पर आ रही हैं। लेकिन अगर हम इस स्पेसिफिक फिल्म की बात करें, ये नजीब नामी शख्स की कहानी है जो कि भारतीय शहरी है, जो कि 1991 में तकरीबन मजदूरी करने के लिए सऊदी अरब गया था, लेकिन वहां से ये लापता हो जाता है और एक शख्स इसे अपने साथ बिठा के ले जाता है जो कि अरबी होता है और वो इसे अपने फार्म हाउस पे गुलाम बना के रखता है। एक महीने का जो तकरीबन राशन है वो इसे ला के दे देता है, क्योंकि ये जुबान भी नहीं बोल पा रहा था अरबी, तो इसको ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर है और इसने किससे बात करनी है और इसे वो तकरीबन कैद की सूरत हाल में रखता था। ये तकरीबन 5 साल तक मामला चलता है और उसके बाद एक एक्सीडेंट में इसके हाथों वो अरबी कफील मारा जाता है, जिसके बाद ये गिरफ्तार होता है, वहां से भागता है और इसको सजाए मौत भी हो जाती है। अब जो सोशल मीडिया के ऊपर दूसरी तरफ की कहानी बताई जा रही है वो ये है कि इसके बाद इसकी जो दियत की रकम थी वो सऊदियों ने ही जमा की और जो कफील का बेटा था उसने इसे माफ भी कर दिया और इसी सऊदी कफील के बेटे ने दियत की रकम लेने से भी फिर बाद में इनकार कर दिया और इसे माफ भी कर दिया। और मुसलमानों का ये रवैया देखते हुए ये शख्स जो पहले हिंदू था ये मुसलमान हो गया और उसके बाद ही इसने अपना नाम नजीब रखा था। अब मामला चाहे जो कुछ मर्जी हो, अगर हम दूसरे पहलू के ऊपर भी बात कर लें तो ये अच्छी बात है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया के हर मुआशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हमने पाकिस्तान में अपने करीबी सर्कल में रहने वाले लोगों की ऐसी कहानियां सुन रखी हैं जिनके ऊपर सऊदी कफील जो थे वो जुल्म करते थे, उनको मुकम्मल जो है वो तनख्वाह नहीं अदा करते थे और अगर उनका कारोबार जो है या उनका काम जो है वो अच्छा होने लग जाता था तो उनसे मजीद रकम की भी डिमांड की जाती थी। लेकिन मैंने अपने करीबी सर्कल में एक ऐसी भी स्टोरी देख रखी है जिसमें एक पाकिस्तानी शख्स जो यहाँ पर एक मजदूर था, जिसके पास शायद यहाँ पर एक साइकिल भी नहीं थी, वो अपनी बीवी और माँ का जेवर बेचकर सऊदीया गया था। वो जिस कफील के पास रहता था उस कफील ने बाद में उसको अपना पार्टनर बना लिया। अब उसी पाकिस्तानी के पास गाड़ी भी है, अच्छा घर भी है और उसके बच्चे जो हैं वो अब यूरोप में पढ़ भी रहे हैं। तो अच्छे बुरे लोग हर मुआशरे में मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपके एक नुक्ते के ऊपर तवज्जो जरूर दिलाऊंगा कि अगर पाकिस्तानियों के साथ या इंडियंस के साथ इस तरह का मामला सऊदी अरब में होता है तो वो हमेशा गरीब पाकिस्तानी या गरीब इंडियन ही होगा। और अगर हम इंडियन नजीब की ही बात कर लें तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो 5 साल तक 6 साल तक लापता रहा, उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी एम्बेसी ने क्या किया? आया उनकी एम्बेसी ने अपने शख्स को तलाश करने की कोशिश की थी, उसका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका था। इंडियन गवर्नमेंट भी ये जरूर जानती होगी कि एक शख्स हमारा गया है वहां पर लेकिन अभी तक वापस नहीं आया, उसका पासपोर्ट एक्सपायर है, तो उसको तलाश करने की कोशिश की जाए। और यही मामला पाकिस्तान के साथ भी होता है कि अगर पाकिस्तानियों के साथ सऊदी अरब में या किसी भी मुल्क में इस तरह का मामला हो रहा है तो क्या हमारी हुकूमतें या हमारी एम्बेसीज जो हैं वो उस बंदे की पैरवी करती हैं, उसको तलाश करने की कोशिश करती हैं, या अगर उसके साथ इस तरह का कोई मामला होता है कि वो एम्बेसी से राब्ता नहीं कर पाता तो उसकी क्या खोज लगाने की कोशिश की जाती है। और दूसरी बात जो कि बड़ी अहम है कि इस अगर फिल्म को ही देख लिया जाए तो इंडियन और पाकिस्तानी इस हवाले से कफालत के सिस्टम पे या कफील के सिस्टम के ऊपर तनकीद तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इन रियासतों के मुंह के ऊपर भी एक तमाचा जरूर है कि जिन्होंने अपने मुल्क में अपने लोगों को वो हकूक नहीं दिए, वो वसाइल नहीं दिए, वो तवज्जो नहीं दी कि जिसकी वजह से कि वो लोग अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। मैं यहां पर किसी पढ़े लिखे शख्स की बात नहीं कर रहा, किसी तजर्बाकार शख्स की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर इंजीनियर की बात नहीं कर रहा, मजदूरों की बात करता हूं। अगर हम सऊदी अरब में अभी के हालात देख लें तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान से जाने वाले मजदूर की वहां पे भी मजदूरी कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी इस बात को तरजीह देता है कि अपने मुल्क में मरने की बजाय वो वहां पर जाकर काम करे और अगर उसे चंद पैसे ज्यादा मिल जाएं तो वो पीछे से अपने बच्चों को एक बेहतर शायद लाइफस्टाइल दे सके, जिसकी वजह से वो वहां पे जाता है। और साथ ही वो लोग भी बड़े गुनाहगार हैं जो पाकिस्तान से या इंडिया से इस तरह के गरीब
غریب اور معصوم لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں. پہلے سہانے خواب ضرور دکھائے جاتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کی تنخواہ ہوگی, وہاں پر اس طرح کا لائف سٹائل ہوگا, اس طرح کی رہائش ہوگی, لیکن جہاں سے جب مزدور اپنی تمام تر جمع پونجی اپنے خاندان کا زیور بیچ کے وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پہ حالات ہی اور ہوتے ہیں. اور اس میں سعودی حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کمپنیز کا کوئی قصور نہیں ہے. قصوروار ہیں تو وہ سپلائر ہیں جو یہاں سے فری ویزوں کے اوپر بھی بندوں کو لے کے جاتے ہیں اور ان سے 8-8 10-10 لاکھ روپے لیتے ہیں, اور وہاں پر جانے کے بعد وہ پاکستانی یا وہ انڈین تقریباً 2 سال 3 سال وہ قرض ہی اتارنے میں لگا دیتا ہے. اور پھر اب صورتحال اس طرح کی ہو چکی ہے کہ پاکستانی اور انڈین جو مزدور ہیں, جو لے مین ہیں, وہ وہاں جاتے ہیں, وہ تقریباً 2 سال یا 1 سال وہ قرض ہی اتارنے میں لگا دیتے ہیں. اسی دوران ان کا ویزا بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہاں پر وہ اللیگل ہو جاتے ہیں اور وہ پاکستان یا انڈیا واپس آنے کے قابل بھی نہیں رہتے. آپ اس تمام معاملے کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ.